गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि सभी लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही है। मैंने कल आपको पहले पाठ की रासायनिक समीकरण वाला पाठ बताया था, जो सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। पदार्थों की जो क्रियाएं होती हैं उनको एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाए। पदार्थों की जो क्रियाएं होती हैं उनको एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाए तो उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में क्रिया करने वाले पदार्थ बाईं ओर होते हैं, जिन्हें अभिकारक कहते हैं, और एक तीर द्वारा तीर की नोक की दिशा में समीकरण के दाईं ओर उत्पादों को रखा जाता है। अभिकारक और उत्पाद का संबंध एक तीर के द्वारा एक समीकरण में दिखाया जाता है। इस समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जिसे आप देखकर समझने का प्रयास करें। जैसे दूध, चीनी, चाय पत्ती, एरो के बाद चाय बन जाती है। तो देखिए आप समझने का प्रयास करेंगे। इस अभिक्रिया में चाय का निर्माण हो रहा है। चाय का निर्माण में दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये सभी को पता है कि चाय बनाने के लिए इन तीन पदार्थों की विशेष आवश्यकता होती है। तो जिन पदार्थों की क्रिया में आवश्यकता होती है उनको हम बाईं ओर लिखते हैं, और जिस पदार्थ का निर्माण होना होता है उसको तीर के द्वारा हम दाईं ओर लिखते हैं। तो ये पूरा समीकरण जो रासायनिक क्रिया को व्यक्त करेगा, इस समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आज को बताएंगे कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण में ऊष्मा या तो उत्पन्न होती है या ऊष्मा का लेना होता है। तो इस तरह की दो क्रिया होती हैं। तो पहली क्रिया आपकी होती है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये क्रिया नंबर 1। दूसरी क्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब आपको इन दोनों क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है। तो पहली क्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो मैं आपको बता देता हूं ऊष्मा क्षेपी क्रियाएं कौन सी होती हैं। ऊष्मा क्षेपी क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के निर्माण में ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा का उत्पन्न होना किसी रासायनिक क्रिया से, उस क्रिया को ऊष्मा क्षेपी कहना होता है। सीधे शब्दों में कहते हैं कि जिन रासायनिक क्रियाओं में पदार्थों के बनने के द्वारा ऊष्मा मुक्त होती है या ऊष्मा बनती है, वे रासायनिक क्रियाएं ऊष्मा क्षेपी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि जब चूने में पानी को मिलाया जाता है, चूने में
पानी को मिलाने पर चूना का पानी उबलने लगता है, अर्थात चूना और पानी की क्रिया द्वारा ऊष्मा मुक्त होती है। तो चूना और पानी की इस क्रिया को हम ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी क्रियाएं बहुत कम मात्रा में होती हैं। इसी के साथ दूसरी क्रिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारकों को क्रिया करने के लिए, अभिकारक तो आप जानते ही हैं जो क्रिया में भाग लेते हैं, जिन्हें रासायनिक समीकरण में बाईं ओर रखा जाता है। बाईं ओर रखने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। ये अभिकारक जब क्रिया करेंगे और क्रिया करने के लिए इनको ऊष्मा की अगर आवश्यकता होगी, नया पदार्थ बनाने के लिए अभिकारकों को क्रिया करने में ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऐसी रासायनिक क्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहते हैं। ऐसी बहुत क्रियाएं हैं आपके दैनिक जीवन में भी उपयोग होती हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं जैसे खाने का बनना, कई पदार्थों का निर्माण होना, ऊष्मा शोषी क्रियाएं। बहुतायत मात्रा में क्रियाएं ऊष्मा शोषी क्रियाएं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल द्वारा हम दोनों क्रियाओं को दिखाएंगे आपको। जब भाप पिघलकर पानी में परिवर्तित होती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है। तो भाप के द्वारा पानी के बनने में ऊष्मा मुक्त होती है। इस क्रिया को ऊष्माक्षेपी क्रियाएं कहते हैं। और पानी से भाप को बनाने में ऊष्मा देनी होती है। इसमें ऊष्मा को ग्रहण करना दिखाया जाता है। अब दाएं पक्ष में जो ऊष्मा आपको माइनस में दिख रही है, अगर इसको हम बाएं पक्ष में लाएं तो पानी ऊष्मा लेता हुआ दिखाई देगा। ये ऊष्मा माइनस की इस साइड आने पर पानी में जुड़ जाएगी। इसका तात्पर्य है यह क्रिया में पानी को ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब भाप का निर्माण होगा। बात में आई? तो इसी तरह से आपको ये अध्ययन करना है। इसको मैंने आपको नोट्स दे दिया है, आप लोग अच्छे से नोट्स को पढ़ें और इस वीडियो को देखकर इनको उदाहरण सहित याद करें। धन्यवाद।